अस्सलामुअलैकुम, मैं सना नकवी। आप प्रोग्राम और ख़बर और तज्जिया देख रहे हैं। मुज़म्मिल सौरवदी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में ताजिरों की हड़ताल के हवाले से। FBR को हुकूमत ने जो इजाफी इख्तियारात दिए थे उसके ख़िलाफ़ बेसिकली एहतजाज ताजिरों की जानिब से आज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस्लामाबाद के अलावा करीबन पूरे मुल्क में ये एहतजाज हुआ है। मुज़म्मिल साहब, ये एहतजाज आपको कितना पावरफुल लग रहा है हुकूमत को ये सबक सिखाने के लिए कि जो कुछ आप कराना चाह रहे हैं टैक्स की आड़ में, वो ताजिर बिरादरी तो मानने वाली नहीं? हम तनख्वाहदारों ने 500 कुछ अरब रुपए टैक्स दिया है जी। ताजिरों ने कुछ 60 अरब रुपए टैक्स दिया है पूरे मुल्क में। तो मेरे ख्याल में मेरी हमदर्दियाँ तो ताजिरों के साथ नहीं है। बिल्कुल। अगर आपकी हैं तो आप रखें। मेरी हमदर्दियाँ, मैं समझता हूँ ताजिरों को टैक्स नेट में लाने की जब भी कोशिश की गई है उन्होंने पॉलिटिकल लेकिन ताजिरों के साथ हमदर्दी तो एक तरफ छोड़े मुज़म्मिल साहब, ताजिरों के मुतालबात भी कुछ गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो कौन सा पूरा टैक्स दे रहे हैं जो हम कहें जी कि FBR उनके साथ नरमी करे? 70 साल से टैक्स चोरी कर रहे हैं। मतलब 60 अरब रुपया सिर्फ उन्होंने पूरे पाकिस्तान के ताजिरों ने टैक्स दिया जी। आप मानते हैं ये बात कि ये बनता है? और तनख्वाहदारों ने 543 अरब दिया है। तो मेरे ये ख्याल में पाकिस्तान के ताजिरों पर से जब भी टैक्स लेने की कोशिश की गई है उन्होंने हड़ताल एहतजाज की लाइन ली है और गवर्नमेंट उनसे ब्लैकमेल हुई है। हत्ता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत भी उनसे ब्लैकमेल हो गई थी। उन्होंने तब भी कोई 20-21 दिन हड़ताल कर ली थी, तब भी ये टैक्स नेट में। तो जर्नैल भी उनसे ब्लैकमेल हुए हैं, सियासी हुकूमतें भी ब्लैकमेल हुई हैं। मुसीबत यही है कि मीडिया भी जाके ताजिरों के साथ खड़ा हो जाता है और उनकी सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल में हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। इस मुल्क के ताजिरों को टैक्स नेट में आना होगा, उनको टैक्स देना होगा। ये मुल्क उसके बगैर नहीं चल सकता। अगर आप ये कहें कि जी ताजिरों से टैक्स ना लिया जाए तो फिर मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। वैसे आप हड़ताल की सारी सूरत हाल क्या रही है, क्योंकि नाज़रीन तक खबर पहुंचाना तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो हड़ताल की सूरत हाल बता दें कि रही क्या है। बिल्कुल। हमारे सहाफ़ी हैं हम न्यूज़ के उमैर राना, उन्होंने आज दिन भर क्या सूरत हाल देखी है एहतजाज के हवाले से, उन्हीं से पूछते हैं। उमैर, सूरत हाल क्या रही है? ताजिर 2 धड़ों में तकसीम दिखाई दिए हैं। इस्लामाबाद के अलावा पूरे मुल्क में हड़ताल तो नज़र आई है, लेकिन काफ़ी जगहों पे दुकानें खुली भी रही हैं। बिल्कुल जी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेड एसोसिएशन की जानिब से जो कॉल दी गई थी, जो ताजिरों ने उसे मानवन तस्लीम किया और आज लाहौर की जो ताजिर बिरादरी है वो मुकम्मल तौर पर जो शट डाउन हड़ताल की कॉल दी गई थी, आज हमने देखा कि लाहौर की तमाम छोटी बड़ी मार्केट जितनी भी थी वो मुकम्मल तौर पर बंद की गई थी। ये हड़ताल क्यों की गई? ज़ाहिर है सभी को मालूम है कि FBR का जो कानून है 37AA उसके ख़िलाफ़ ये हड़ताल की कॉल दी गई थी। और ताजिरों का ये कहना है कि हमने किसी भी सूरत इस कानून पर जो अमल दरामद किसी तौर पर भी मंजूर नहीं है, क्योंकि किसी भी ताजिर को, किसी भी शख्स को जो है सिर्फ शक की बुनियाद पर जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जानी है, तो इसलिए ये हड़ताल की गई है। और मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर में 264 मार्केट्स हैं छोटी और बड़ी, जिसमें तकरीबन 45 मार्केट्स बड़ी, इतनी बड़ी हैं, उनका उज्जम इतना बड़ा है कि उनके साथ जो मार्केट्स कनेक्टेड है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो 264 मार्केट्स जो है वो इस टाइम आज हमने देखा कि जिसमें लोहा मार्केट भी है, जिसमें अकबरी मार्केट भी है, गल्ला मंडी है, अकबरी मंडी है, उसके साथ साथ मिनगुमरी रोड पर जो मार्केट्स हैं, ऑटो पार्ट्स की जो मार्केट्स हैं, कि तमाम की तमाम जो बंद रही। और सबसे बड़े जो मॉल रोड पर जो तिजारती मराकिज़ हैं, छोटी बड़ी मार्केट्स हैं, वो भी हमें बंद दिखाएगी। तो आज जो है तमाम मार्केट्स तो बंद थी। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान ये है जो हमने देखा आज तमाम शहर में जब हमने विज़िट किया छोटी बड़ी मार्केट्स में, तो वहाँ पर जो रोज़ाना उस जगह पर जो काम करने वाले अफराद हैं वो बहुत मुश्किल में दिखाई दिए। वो सख्त परेशानी का आमिल में मुब्तला थे। और जब उन्होंने उनसे बात की तो उनका ये कहना था हम तो रोज़ाना की बुनियाद पर जो कमाते हैं और शाम को जो दिहाड़ी मिलती है उससे हमारे घर का चूल्हा जलता है। तो आज ये लोग जो दिहाड़ीदार तबका था वो सख्त मुश्किल का शिकार थे, क्योंकि करोड़ों अफराद जो हैं कनेक्टेड होते हैं इन मार्केट से, इन कारोबारी मराकज़ से। तो आज शटर डाउन हड़ताल जो कॉल दी गई थी वो तो मुकम्मल तौर पर हमें कामयाब दिखाई दी, लेकिन उसके साथ साथ जो एक तबका ऐसा भी था जो इससे मुश्किल में नज़र आया। अब तो हुकूमत को जो है जिस तरह से ताजिर बिरादरी का ये कहना है कि इस कवानीन को जो है फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। और आज 19 जुलाई को जो है पहला मरहला था, जबकि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो 26 जुलाई को जो है वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाज करेंगे। और अगर फिर भी उनकी बात नहीं मानी जाती तो ताजिरों का ये कहना है कि
हम इस जो एहतजाज है उसका दायरा कार डेली की बुनियाद पर जो है वो बढ़ा देंगे। तो बहरहाल आज जो सूरत हाल ये थी कि शटर डाउन हड़ताल जो है वो कामयाब रही है। बहुत शुक्रिया उमैर, लेकिन हुकूमत को टफ टाइम देंगे, ताजिर बिरादरी पीछे हटने वाली नहीं है। मुज़म्मिल साहब, सूरत हाल और भी खबरें हैं उस पर भी बात कर लेते हैं कि पंजाब असम्बली में हमने देखा कि मुज़ाकरात बड़ी अच्छे तरीके से तय हो गए, पंजाब अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी और हुकूमत की तरफ से भी। जो 26 के 26 मुअत्तल अरकान थे, अब उनके खिलाफ रेफरेंस कम अज़ कम नहीं भेजा जाएगा। क्या जादू की छड़ी है इस टाइम पीटीआई के पास पंजाब में? मेरे ख्याल में इस वक्त तो सियासी हम आहंगी का मौसम है, सियासी मफाहमत का मौसम चल रहा है। आपको कह रहे हैं 5 तहरीक को चौबन पे होगी तहरीक 5 अगस्त को। मुझे लग रहा है सियासी मफाहमत है हर तरफ। आप देखें केपी में सियासी मफाहमत है, हुकूमत अपोजिशन में मुआहदा हो गया, वहाँ हुकूमत पीटीआई है, अपोजिशन पीएमएलएन पीपल पार्टी जेयूआई है। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन में मुआहदा हो गया, यहाँ पीएमएलएन पीपीपी हुकूमत है, पीटीआई अपोजिशन है, वाइस वर्सा है। लेकिन यहाँ भी मुआहदा हो गया है, वहाँ भी मुआहदा हो गया है। तो दोनों तरफ हुकूमत और अपोजिशन, चाहे पीटीआई और सियासी जमातें आपस में मिल बैठ कर बातचीत से मामला हल कर रही हैं। ये आप लफ्ज थोड़ा सा ऊपर नीचे कर गए, मिल बैठ नहीं बल्कि मिल बांट कर करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग आप इसके खिलाफ हैं। हम तो सियासी मुफाहमत के हमेशा हक में रहे हैं। सियासी कुव्वतों के मजबूत होना चाहिए और आपस में इनको बिल्कुल मिलके चलना चाहिए सियासी कुव्वतों के। मैं तो सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत के हक में हूं। ऑपोजिशन खत्म नहीं हो जानी चाहिए फिर? नहीं ये तो फिर मामला ही हल हो जाने चाहिए। 5 साल आपका और 5 साल मेरी हुकूमत, मामला खत्म। देखिए आपका मेरा इख्तलाफ है, ये तो हो गया फिर जमहूरियत, ये हो गया आइन बराबर। आपका और मेरा इख्तलाफ है, हम फिर शो करते हैं। हाँ, हम बिल्कुल तो उनका इख्तलाफ है, वो एक पार्लियामेंट चलाते हैं, सियासत चलाते हैं, जमहूरियत चलाते हैं। इख्तलाफ उसका हुस्न है, बिल्कुल इख्तलाफ रखते हुए भी आपस में कोऑपरेट नहीं किया जा सकता। इसमें जरूर करेंगे एक डिटेल प्रोग्राम। अभी वक्त थोड़ा है मुज़म्मिल साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। बड़ी बैठक मरी में नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब अभी पहुंच गई हैं, क्या अहम होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। 2 हुकूमतें हैं, पीएमएलएन की मरकज़ और पंजाब की। हर 3-4 माह बाद ये इजलास होता है। दोनों हुकूमतों की कारकर्दगी पार्टी की सतह पर एवेलुएट होती है। नवाज शरीफ सारी दोनों हुकूमतें अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं। जो पार्टी का इनपुट होता है लीडर्स का, वो एक दूसरे को दिया जाता है। ये इजलास पहले भी हुए हैं, ये इजलास अब फिर हो रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है पिछले इजलास का जो फैसला है वो ये था कि अभी हुकूमतों को परफॉर्म करने का मौका दिया जाए। जब हुकूमतें अपनी कारकर्दगी दिखा लें तो फिर आगे बात करेंगे। मेरे ख्याल में अभी वही बात चलेगी कि हुकूमतों को अपनी कारकर्दगी दिखाने का मौका दिया जाए। की इंडिकेटर्स गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ठीक हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने भी बेहतर काम किया है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी बेहतर काम किया है। इनको वक्त और मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में अभी कोई बड़ा फ़ैसला मुझे मरी से नज़र नहीं आ रहा। मुझे नहीं लग रहा कि अभी कोई अवामी मुहिम चलाई जाएगी, कुछ किया जाएगा। तो अभी मुझे लगता है कि एज़ इट इज़ स्टेटस को नवाज शरीफ साहब से सारी पार्टी आपस में इनपुट लेगी और आपस में गुफ्तगू करेगी, लेकिन मुझे वहाँ से कोई अभी बड़ा फ़ैसला होता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है। बात अब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कर लेते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती, दिफाई तज्जियाकार हैं। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अस्सलाम वालेकुम खालिद चिश्ती साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। खालिद चिश्ती साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो सिग्नेचर ऑफ कर दी, साइन ऑफ कर दिया कि 5 जेट गिराए गए हैं। जी मैंने भी मेरा टाइम थोड़ा अपोजिट है। मैं कनाडा में 12 घंटे आपसे पीछे हूँ। यहाँ सुबह के 5:22 हुए हैं और अंदाजा लगाइए कि यहाँ भी रात को सारे लोग, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो मुझसे यही पूछ रही थी जब मैं मिला था, तो उन्होंने कहा कि अब तो आपको कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नो लेस देन द मोस्ट सुपर पावर और उसके सदर ने कह दिया है, तो अब तो मसला खत्म हो गया। तो मैंने कहा खत्म हमारी तरफ से तो बहुत पहले हो गया था, हिंदुस्तान ने खत्म करना था। अब भी अगर उनकी बात मान ले और मेरा ख्याल क्लोज कर दें और कह दें कि हाँ जहाज गिरे हैं, तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा ग्रेसफुल एग्जिट मिल जाएगा उनको, इससे पहले कि और ज्यादा सबूत आने शुरू हो जाए। लेकिन देखें, शहबाज शरीफ ने 6 कहा था, ट्रंप साहब 5 कह रहे हैं। ये तो फिर बहाम रह गया ना कि 6 हैं या 5 हैं, इंक्लूडिंग राफेल। नहीं, मैं राफेल 4 कह रहा हूँ, आप 3 कहते रहे, मैं आपको 4 कह रहा हूँ आज, क्योंकि मैं अभी कनाडा आने से पहले मेरा राब्ता हुआ था पाक फ़िज़ाइया में, तो उन्होंने कहा कि हम क्लेम नहीं कर रहे क्योंकि हम ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, लेकिन 4 जहाज उनके लैंड बैक नहीं किए। 4 राफेल की बात कर रहा हूँ। नहीं, टोटल 5 जेट्स की बात की ना अब डोनाल्ड ट्रंप ने, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 6 गिराए हैं इन टोटल।
तो अब ये इन टोटल 6 हैं या 5 हैं, ये एम्बिग्युइटी क्या है? नहीं, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये टोटल 7 हैं +1 है, लेकिन हम क्योंकि ग्रेसफुल रहना चाहते हैं और फिजाइया 6 से आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो 7+1 है और चौथा राफेल है। लेकिन इट डज नॉट मैटर ज़ोहरवर्दी साहब कि अब 5 हैं 6 हैं। अब देखें, अवार्ड उसको मिलता है जो क्लेम करे। जिसने क्लेम ही ना किया हो, कल मुझे लोग कह रहे थे कि ट्रम्प ने ये तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के, तो मैंने कहा हिंदुस्तान ने तो कभी अपना क्लेम फाइल ही नहीं दाखिल किया कि जी हमारा ये क्लेम है, जरा ज़हन में रखिएगा। उन्होंने तो आज तक 0 क्लेम किया हुआ है, इन अदर वर्ड्स। तो ये जहाज अल्हम्दुलिल्लाह 5 है 6 है या 7 है, लेकिन हिंदुस्तान का ऑब्वियसली मान जाना ही एक ठहर गया है, चाहे वो हमारे कहने पे मान जाए या अमेरिका के सदर के कहने पे मान जाए। अमेरिकी सदर का कहना आपके ख्याल में कितना इम्पैक्टफुल है? क्योंकि भारत जो है वो अब कोई कह रहे हैं अमेरिका से जहाज भी लेना चाहता है और वो उनसे कोई अब फाइटर जेट्स भी लेना चाहता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उनकी अगली डिफेंस डील्स पे असर डालेगा या डिफेंस डील्स पे कोई असर नहीं होगा, भारत को मिलेंगे अमेरिका से जहाज? मुजम्मिल साहब, एक चीज ज़हन में रखिएगा, आपने देख लिया होगा कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप को पहले भी जानते हैं और अभी भी जान गए हैं पिछले 6 महीनों में। देखिए, जब आप उनसे कन्फ्रंटेशन करते हैं तो वो भी आपसे कन्फ्रंटेशन में आ जाते हैं। तो जब आप ये कहते रहे हैं कि जंग ही बंद नहीं कराई प्रेसिडेंट ट्रंप ने, हम मान रहे हैं कि बंद कराई, ऑल्दो मेरा उससे थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि जंग तो पाकिस्तानी लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिज़ाई ने बंद कराई, क्योंकि इतनी हमने हिटिंग की थी कि उसकी वजह से उनको मजबूर होना पड़ा। यस, फॉर्मली अनाउंसमेंट, इसमें कोई शक नहीं कि मैं कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, लेकिन ये मैं थोड़ी सी डिसएग्री करता हूँ कि जंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद कराई थी। खुदा ना खास्ता हम बहुत डिफेंसिव होते और हिंदुस्तान की कुछ अच्छी पोजीशन होती तो ये जंग कभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बंद नहीं करानी थी, ना हिंदुस्तान ने बंद कर दी। तो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक से एक सबूत लेके आते जा रहे हैं। जब आप डिनाई करेंगे उनको कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं बंद कराई, तो फिर वो आपको जहाज बताना शुरू हो जाएंगे और कल को शायद ये भी बता दें कि इंडियन गवर्नमेंट पहले मेरे पास आई थी जंग बंद कराने के लिए। तो मैं तो कब से सजेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं पाकिस्तान में था, जब से यहाँ भी मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटीज को इसी मौजू पे जिसपे हम बातें कर रहे हैं, तो वो भी यही पूछते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जितना जल्दी मान लें उतना ग्रेसफुल एग्जिट होगा, उतना ही एक अपना उनका भरम और ज्यादा रह जाएगा। जो भरम जंग में लूज हुआ है उसका तो कोई तोड़ नहीं है, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है, मान लें जहां तक वो अमेरिकन इक्विपमेंट खरीदने का है, मेरा नहीं ख्याल अभी बहुत गैप है। इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी अगर हासिल कर भी लेता है हिंदुस्तान और खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स, मेरा नहीं ख्याल इतनी जल्दी वो अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकेंगे। नंबर बिल्ड कर सकेंगे, कैपेसिटी में बहुत टाइम लगता है मुजम्मिल साहब। अच्छा चिश्ती साहब, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। पाकिस्तान हमेशा पीस की बात करता आया है और अभी भी पीस की बात कर रहा है, यहाँ तक कि मिलिट्री टू मिलिट्री जो निगोसिएशन है वो भी हमारी बहुत सक्सेसफुल आगे बढ़ रही है। और ऐसे में सागदार साहब की स्टेटमेंट कि जो भारतीय सरकार है बेसिकली वो नहीं चाहती कि दोनों ममालिक के दरमियान अमन मुआहिदा हो, ये भारतीय सरकार ही है, ये मोदी हुकूमत ही है जो कि चाहती है कि जंग की तरफ धकेला जाए, पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग की जाए। और उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे होता क्या रहे तो अभी भी आपको पता ही है। तरह देखिए, जंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको पता होगा। मैं बताने का मतलब ये है कि मैं रिफ्रेश कर देता हूँ कि जब भी पहलगाम के बाद से इंडियन मीडिया, इंडियन हुकूमत और खासतौर पर इंडियन हुकूमत जिसकी आप बात कर रही है, उसने जब भी बात की थी उसके जिक्र में सिर्फ पाकिस्तान होता था और पाकिस्तान होता था। और पाकिस्तान ने जब भी बात की उसके जिक्र में सिर्फ पाकिस्तान होता था, क्योंकि हम अपने आप को डिफेंड करना चाहते थे। हम हिंदुस्तान को कुछ नहीं कह रहे थे, हम कह रहे थे कि हम ऐसा नहीं चाहते, हम न्यूट्रल इंक्वायरी कराने को तैयार हैं, हम कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी के साथ बैठने को तैयार है, यानी वो हम करते थे। लेकिन इंडिया ने थ्रू आउट किया था कि पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, तो लोगों ने वो नहीं माना, क्योंकि आप सबूत जब बैक नहीं करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, तजिया निगार, दुनिया के सारों ने फोकस किया और कोई भी आपके सामने प्रूफ नहीं मिला। तो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की शायद अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ता है कि मजबूरी है कि जब तक पाकिस्तान की हाइप क्रिएट किए रखें, दुनिया शायद आपको अटेंटिव नजर आती है। उनकी अपनी कौम की मैं बात कर रहा हूँ, 1.4 बिलियन लोग तो जंग नहीं चाहते, लेकिन एक हाइप क्रिएट करना, एक परसेप्शन क्रिएट करना, कि एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी हर वक्त क्रिएट किए रखना, और चाहे वो डिफेंस के बजट के सेंस में हो या किसी और वजह से, लेकिन ये कंटिन्यूस उनका शायद ये मजबूरी बन चुकी है। अच्छा जरा अब आ जाए बरतानिया में जो रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो हुआ है, उसमें हमारे JF-17C ब्लॉक 3 को एजाज़ मिला है, तो और C-130 को भी एजाज़ मिला है। ये क्या शो था और ये क्या एजाज़ात हैं जो पाकिस्तानी जहाज़ों ने हासिल किए?
ये रियाट के नाम से रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू एक एक्टिविटी होती है जिसको एयर शो कहते हैं, और ये इंग्लैंड में हर साल होता है। 1971 से हो रहा है मुजम्मिल साहब, कंटिन्यूसली हर साल जुलाई के आखिरी हफ्तों में, ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड वीक में होता है। और इसमें दुनिया के जो सिलेक्टिव जो एयर फोर्सेज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तकरीबन एवरेज इस साल 30 एयरफोर्स ने 30 एयरफोर्स ने इस दफा पार्टिसिपेट किया। हिंदुस्तान ने नहीं पार्टिसिपेट किया। और सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना होता, अपने जहाज भेजने होते हैं, वहां पे ग्राउंड पर डिस्प्ले भी होता है, रोबोटिक्स डिस्प्ले भी होते हैं। फिर आपकी एक कमिटमेंट आपकी टीम की देखी जाती है। जैसे एक और चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो यहाँ से फर्स्ट टाइम एवर जो आपने कहा, और JF-17 थंडर तकरीबन 6000 किलोमीटर नॉन स्टॉप फ्लाई करके एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके गए। ये फर्स्ट टाइम हमने इससे पहले हमने सऊदी अरब तक फ्लाई किया था सिंगल टाइम रिफ्यूलिंग करके। इसमें प्रॉब्ली 2 दफा रिफ्यूलिंग हुई है, हमारे अपने ही फजाइया के एयर टू एयर रिफ्यूलर टैंकर ने की है। ये हमने भी एक कॉन्फिडेंस गेज किया है, अपना ग्लोबल रीच का हमने भी शो किया है कि हमारे जहाज नंबर 1 तो पहुंच सकते हैं। ये तो हमारे लिए अच्छी न्यूज है। दूसरी न्यूज हमारे लिए उनकी तरफ से अच्छी आई है कि उन्होंने हमारे जहाजों को जो अवार्ड दिया है, इसका था आई इन द स्काई, इसका टाइटल था इस शायद एग्जीबिशन का। हर दफा एक टाइटल मुकर्रर किया जाता है। आई इन द स्काई का मतलब उन्होंने एक विजिलेंस को फोकस किया है, उन्होंने ट्रैकिंग को किया है, उन्होंने एक दुश्मन के बारे में जांचने को, यानी अर्ली वार्निंग समझ लें, वो उसको किया। पता नहीं शायद पाकिस्तान हिंदुस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से इंस्पायर होकर किया हो। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको बताता चलूं, 2006 में भी 2016 में भी हमें ये अवार्ड मिला था पाकिस्तानी C-130 को। अच्छा, वो देते किसको अवार्ड है? वो देखते हैं जहाज के आपकी एक तो आउटलुक, इसको कहते हैं एलिगेंस अवार्ड में, एक फ्रेंच लफ्ज है, वो शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। एलिगेंस अवार्ड का मतलब है कि आपके जहाज का जो आउटलुक है, आपकी जो अपीयरेंस है, आपकी जो कलर स्कीम है, वो कैसी है। यहाँ पे नहीं सिर्फ रुकते, वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि जो टीम उड़ाती है पूरी, ग्राउंड क्रू से लेकर टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, पायलट्स, उनकी जहाज से केमिस्ट्री कैसी है, यानी उनकी अपनी एलिगेंस, उनका अपना ड्रेस, उनकी अपनी जहाज की सफाई, जहाज से कनेक्टिविटी, और बहुत सारी चीजें वो चेक करने के बाद अनाउंस करते हैं। और ये बहुत बड़ा प्राइड है कि पाक फिजाइया को कंटिन्यूसली ये आर्ट और ग्राफिक्स और ग्रेस के सेंस में भी हमें दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। और जाहिर है बहुत सारे डिस्टर्बेंस होगी हमारे बॉर्डर पार दोस्तों में, लेकिन वो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिससे मेरा ख्याल है उनको शायद इस वक्त प्रायोरिटी वाकई उनकी कुछ और होनी चाहिए। इस तरह के टैटूज में, शो में प्रेजेंटेशन के अलावा भी बहुत कुछ पहले गुज़श्ता सालों में भारत इस शो में पार्टिसिपेट करता रहा है। जी, करता रहा है, बिकॉज देखिए ये बहुत बड़ा मुजम्मिल साहब एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म होता है आपके लिए। ना सिर्फ मार्केट, जरूरी नहीं है कि आपने बेचना है, कुछ बेचने जाएंगे या कुछ सेल के लिए जाएंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। ये एक बेसिकली एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होता है। नंबर 1 एक प्लेटफॉर्म आपको मिलता है जिसमें 1.5 से 2 लाख एविएशन एंथुसियास्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, कमेंटेटर्स आते हैं, जो पब्लिशर्स आते हैं, डिजिटल और कैमरा और दूसरी फिल्म के लोग आते हैं। तो आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। ना सिर्फ जमीन पर आप अपने जहाज की परफॉर्मेंस से लोगों को इम्प्रेस करते हैं, बल्कि हवा में भी आप जब करतब या एरोबैटिक्स दिखाते हैं तो दुनिया आपको रेट करना शुरू करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ है, पाकिस्तान और पाक फिजाइया की खास तौर पर मुझे पता है कि बहुत सारी एयरफोर्स इस वक्त पाक फिजाइया के साथ कांटेक्ट में है, पाक फिजाइया भी कांटेक्ट में है, नो डाउट। हम अपनी इंटरेस्ट में कांटेक्ट में हैं कि हमें क्या चाहिए इस वक्त दुनिया से, हम और ज्यादा फर्दर कैसे पॉलिश करेंगे, बिकॉज हम सेट बैक नहीं कर सकते, ऑब्वियसली रिलैक्स नहीं कर सकते, आने वाले टाइम के लिए और ज्यादा तैयारी करनी है। लेकिन दुनिया ने हमसे कांटेक्ट इसलिए किया है कि दुनिया आपसे सीखना चाहती है कि आपने इंटीग्रेशन कैसे की है। स्पेशली आप नोट करें, पिछले 4-5 साल में तो हम हर वक्त मुल्क के बारे में सोचते थे कि डिफॉल्ट होने वाला है, हमारा तो मुल्क पता नहीं इकोनॉमिकली ड्रेन हुआ है। उसके बावजूद पाक फिजाइया ने इतनी टेक्नोलॉजी ना सिर्फ इंडक्ट की है, ऑपरेशनलाइज किया, बल्कि कॉम्बैट रेडी करके जंग में हिस्सा भी लिया है। तो ये इसका एक डिफरेंट डिस्टिंक्शन होती है। चलिए साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एयर कमांडर साहब, देखें पाकिस्तान का JF-17 तो हमारा अपना है ना, हमने बनाया है उसको, यहाँ पे बनता है। भारत वहाँ पे कौन सा ऐसा त्यारा लेके जाता है जो भारत ने बनाया होता है, क्योंकि राफेल तो उन्होंने नहीं बनाए, लेकिन C-130 भी हमने नहीं बनाया हुआ। तो वो राफेल को पिछले सालों में वहाँ लेके गए हैं, इस साल नहीं लाए, या कभी भी वो इस टैटू शो में राफेल को नहीं लाए?
नहीं, राफेल तो पार्टिसिपेट करता रहा है। एक्चुअल तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो अपना जो बना हुआ तेजास जहाज है उसको लेकर जाए। तेजास जहाज की हिस्ट्री मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे हमारा J-17 थंडर है, उसी तरह हिंदुस्तान का एक एलिमेंट ऑफ प्राइड उनके लिए है तेजास। लेकिन प्राइड इसलिए नहीं है, वो काउंट करते हैं, और मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान के एयर चीफ मार्शल AP सिंह जो है, उन्होंने फरवरी में ये बयान दिया था, और बड़ा एक दुख का इजहार नजर आएगा आपको जो बयान में उनका शेयर करने लगा हूँ, और पब्लिक सेमिनार पे कहा था उन्होंने फरवरी इसी साल, हमारे कॉन्फ्लिक्ट से कोई 2 महीने पहले। उन्होंने कहा था कि हमने जब भी मुझे जहाज मांगे जाते हैं वो डिले होते हैं। उन्होंने कहा मुझे और जहाज चाहिए ताकि मैं रेलिवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ तारी रख सकूं। और फिर उन्होंने दुख के साथ कहा कि मैंने 2016 में इंडियन एयरफोर्स ने 40 तेजास का ऑर्डर किया था, और पिछले 9 सालों में मुझे कोई भी तेजास नहीं मिला उन 40 में से। तो आप इमेजिन करें एक एलिमेंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स लिमिटेड कंपनी है, उसके पास है। उस पर उनका कंट्रोल नहीं है, उस पर रेड टेपिज्म है, उस पर ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा है, उस पर फंड रिलीज नहीं होते हैं। दूसरे लफ्जों में वो कहना ये चाह रहे थे कि मेरा उस पर बस नहीं है मुझे तेजास पे। तो एलिमेंट ऑफ जिसको डिसअपॉइंटमेंट वो हमें जंग के बाद भी नजर आया। मैं भी और फिर रिफ्रेश करता चलूं, 30 मई 2025 यानी कॉन्फ्लिक्ट के फौरन बाद उन्होंने एक और इंटरव्यू में कहा था, हिंदुस्तान के एयर चीफ ने, कि जब मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा होता हूँ जहाजों के या किसी और मेजर के, तो सिग्नेचर करते वक्त मुझे पता होता है कि ये मुझे डिलीवरी नहीं होनी टाइम पर, मैं फिर भी साइन कर देता हूँ। आप एलिमेंट देख लें। मैं पाक फिजाइया से जब से राब्ते में हूँ, 5-6 साल से अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ। मैं जब पाक फिजाइया से राब्ता किया, जब पायलट से, इंजीनियर से, टेक्नीशियन से मिलता हूँ, आप यकीन करें मुजम्मिल साहब, वो मुझे मैं उनसे पूछता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो अगला कह रहे हो कि कब तक मुकम्मल होना है, तो उन्होंने हंसते हुए 2-4 दफा मुझे कहा कि सर इट शुड हैव बीन डन यस्टरडे, जिसका मतलब था कि सर हम ऑलरेडी लेट हैं। यानी हाउ ये मच नहीं दे है। आर सीरियस, उनकी बातों से अंदाजा लेकिन लगाया आप जा देखें सकता ना, है। पाकिस्तान भी अपना एक और जहाज PF बनाना चाहता है ना, वो भी डिले है। नहीं, वो डिले नहीं है, हमने कोई ना टाइमलाइन अनाउंस किया है। वो PFX जहाज है जो पाक फिजाइया बना रही है, बल्कि शेड्यूल से आगे है, ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ। शेड्यूल से आगे, मैं खुद विजिट किया है साइट को जहां पे हमारा ये जहाज बन रहा है, तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ टाइम से बहुत आगे हैं। और बहुत आगे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए, ये जहाज हमने फर्स्ट टाइम एवर बाय चॉइस, एक किस्म का हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमने खुद बनाना है। जितनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम उसमें ला रहे हैं, पाक फिजाइया ला रही है, वो इंशाल्लाह ताला बहुत अमेजिंग इफेक्ट पैदा करेगी। तो हम बिल्कुल उसमें लेट नहीं है, और ये बहुत बड़ा, बहुत प्रोलॉन्ग इसमें वो इनिशिएशन अभी रिसेंट पिछले साल शुरू हुआ था, और बहुत अग्रेसिवली उस पर काम चल रहा है, ये मैं आपके शेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल डिले नहीं। कब तक आ जाएगा? कोई 3 साल कह रहा है, कोई 4 साल कह रहा है, कोई 2 साल कह रहा है, कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा उसके आने में। जी मुजम्मिल साहब, ऐसी चीजों में ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमने इंडिजीनियस डेवलप करनी होती है, ऑफ द शेल्फ नहीं लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हम कोशिश कर रहे हैं, इस बात फिजा यही कोशिश कर रही है कि ये चीजें इंडिजीनियस हों, क्योंकि आज की बात नहीं है। कायदे आज़म ने 1948 को 13 अप्रैल को जब रिसालपुर अकेडमी एयरफोर्स की विजिट की थी, तो उन्होंने कहा कि जब आप सेल्फ रिलायंस और डिसिप्लिन अगर पाक फिजाइया में होगा, तभी ये पाकिस्तान की वर्दी होगी। आप जरा हुक्म देखिए हमें कब का मिला हुआ है। तो पाक फिजाइया उस वक्त से लेके आज तक अमल कर और रही एक है। और टर्की के साथ भी एक जहाज बना रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स, एक अपना PF बना रहा है, एक टर्की के साथ बना रहा है। टर्की वाला कहां तक पहुंचा है? टर्की वाला हमसे ज्यादा एडवांस है, क्योंकि काफी साल पहले का शुरू हुआ है। वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे कान के नाम से, KAAN के नाम से है। और जाहिर हमारी तुर्की के साथ बहुत क्लोज एसोसिएशन है। हमें उन्होंने जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम ड्रोन आम लफ्जों में कहते हैं, उसमें हमारी बड़ी कोलैबोरेशन रही है तुर्की के साथ, और आज भी है। तो कान एक जहाज है जिसमें हम क्लोज एक किस्म का एंगेज्ड हैं तुर्की के साथ। अभी फाइनल उस पर ये डील नहीं है कि हम कब लेंगे और लेंगे, या हमारा उस वक्त तक अपने जहाज का क्या स्टेटस होगा, ये अभी अनफोल्ड होना बाकी। अच्छा, अब सूरत हाल ये कि भारत इस शो में नहीं आया, जबकि पिछले सालों में आता रहा है। आपको लगता है कि जो जहाज उसके गिरे हैं, जो 7 मई को उसकी एम्बेरसमेंट है, उसकी वजह से वो ऐसे एयर शोज को अब से दूर रह रहा है, या उनकी और टेक्निकल वजूहत है? मेरा ख्याल है 2 वजह हैं, दोनों वजह जो आपने बताई हैं। एक तो देखिए, एक आप पब्लिक को फेस नहीं करना चाहते। इंटरनेशनल मीडिया यहाँ बहुत होता है। मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि 1.5 से 2 लाख लोग होते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल्स होते हैं, सिर्फ पब्लिक नहीं होती। तो वो जाहिर है मीडिया आपका इंटरव्यू करता है। हमारे भी पायलट जब जाते हैं तो मैं उनसे मिलता हूँ, तो वो वहां पे वीडियो इंटरव्यू देते हैं, अपने जहाज की कैपेसिटी बताते हैं, अपनी कोई एडवांटेजेस और स्ट्रेंथ्स बताते हैं। तो आप जब एक डिफेंसिव फुटिंग पे होते हैं, तो एक उस जाहिर है पब्लिक को फेस नहीं करना चाहते।
दूसरा मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान एयरफोर्स होनी चाहिए इस वक्त अपनी इनवर्ड रिव्यू कर रही होगी अपनी कमजोरियों को, या कंपाइलेशन कर रही होगी कि डूज एंड डोंट्स क्या हुए हैं, या हमसे क्या गलतियां हुई हैं, कहाँ हुई हैं, जो कि उनको करना भी चाहिए। ज़ाहिर है अच्छी एयरफोर्स है, प्रोफेशनल एयरफोर्स है, उनके जहाज आज भी मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ इंटीग्रेशन, या एम्प्लॉयमेंट में गलतियां हुई हैं उनसे, जो उनको ठीक करनी चाहिए। और जाहिर है हर मुल्क चाहेगा कि जितना जल्दी ठीक हम पे हमला करना हो या ना हो करना हो उनके, वो तो इंटेंट की बात है। कैपेबिलिटी तो मुजम्मिल साहब हर मुल्क और खासतौर पर इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी माइट है, इस रीजन की सबसे बड़ी एयरफोर्स है, उसको करना चाहिए। और मुझे लगता है वो मसरूफ होंगे उनको रिव्यू करने में अपनी स्ट्रैटेजी, जिस तरह उनके अनिल चौहान साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस साहब, उन्होंने कहा था कि हमसे गलतियां हुई थी, फिर हमने टैक्टिक्स रिव्यू किए, तो 10 मई को हम कम बैक किया हमने। तो ऑल्दो मैं हमेशा कहता हूँ, लाइटर नोट पे कहता हूँ कि इतनी बड़ी एयरफोर्स कभी जहाज ग्राउंड करने के लिए नहीं खरीदती, और खासतौर पर जंग में। और दूसरा, इतनी बड़ी एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स के साथ एंगेज करे और फिर कहे कि टैक्टिक्स इंप्रूव करने हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स लोगों के टैक्टिक्स इंप्रूव नहीं कराती। अल्हम्दुलिल्लाह हम टैक्टिक्स पीस टाइम में इंप्रूव करते हैं, रियल वॉर लाइक सिनेरियो में जंग करते हैं, पीस टाइम में प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपको सरप्राइजेस कम मिलते हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों पाकिस्तान एयरफोर्स ने सेंट्रल कमांड में फिर जंगी मशकें शुरू की हुई थी, अपनी फजाई मशकें। अब कौन सी जंगी फजाई मशकें चल रही हैं आजकल? मुजम्मिल साहब देखिए, हमारा मेरा देयर इज नेवर एट रेस्ट टाइम। मैंने पाक फिजाइया में पिछले 40 सालों से, मैं जाहिर है जब मैं खुद भी था और जब मैंने देखा है, हमारा कभी ये नहीं होता था कि हम अलर्ट या हम हाई अलर्ट होते थे या हम अलर्ट होते थे। हमारा कभी भी स्टेटस नहीं रहा कि हम किसी आउट ऑफ किसी कॉम्बैट, या हम किसी एक्सरसाइज को कर रहे होते थे या अगली एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे होते। इसमें दरमियान में कोई देयर वाज नो लल पीरियड कि यार अभी रिलैक्स टाइम है, इट्स अ हॉलिडे मूड है, या कुछ भी नहीं हम करेंगे। ये जैसे मैंने अर्ज किया कि या वो खत्म होती है, फिर उसकी फॉलो अप डीब्रीफ शुरू हो जाती थी कि हमने क्या गलत नहीं, किया। लोगों का ख्याल था ऑपरेशन संदूर 2 की तैयारी की जा रही है, जंगी मशकें फजाई भारत ने धमकियां भी दी थी इसके हवाले से। जी, वो धमकियां इसलिए दी थी, लेकिन मैं हमेशा से कह रहा हूँ कि देखिए इस तरह की एयरफोर्स, कोई भी इतनी बड़ी एयरफोर्स है, उसकी इंटीग्रेशन करने में इंटेंट और चीज है। थोड़ी देर पहले मैंने आपका नियत जब मर्जी आप कर लें हमला करने की, आप कर दें। मुझसे अगर आप पूछेंगे कि हिंदुस्तान ने कैपेबिलिटी क्या इंप्रूव की है हमला करने के लिए, तो मैं कहूंगा इतनी जल्दी कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं होती। ये कोई एयर कंडीशनर नहीं है कि मेरे कमरे में गर्मी लग रही है, मैंने ऑर्डर किया, वो अगले दिन लग गया, तो अगले दिन कमरा ठंडा हो गया। तो ये ऐसी बात नहीं है। ये फाइटर जहाज लोग कह रहे हैं नवंबर 6 माह चाहिए, नवंबर में होगा वो कह रहे हैं। एटलीस्ट अगर वो कैपेबिलिटी डेवलप कर पाए और इंटीग्रेशन कर पाए और कोई सिग्निफिकेंट अपनी एयरफोर्स को बूस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कोई इक्विपमेंट ऐड कर पाए। पुराने वेपन्स के साथ जंग नहीं लड़ी जाती। एक तो ऑब्सलीट है, उनके बहुत बड़ा फ्लीट है, एयरफोर्स का फ्लीट है। और सबसे बड़ी बात जो जंग के दिनों में भी मैं मुजम्मिल साहब कहता रहा था कि यू हैव टू हैव अ जस्टिफाइड कॉज। अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड होती है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है, और अगर आपकी वॉर जस्टिफाइड होती है तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं। तो इंडिया नए जहाज कौन से खरीदना चाह रहा है? आप कह रहे हैं नए इक्विपमेंट, तो नए इक्विपमेंट नए जहाज ही है ना। अब राफेल से ऊपर वो क्या खरीदेंगे? और राफेल खरीद लेंगे? जी, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि बुनियादी तौर पर या SU-57 जो स्टेल्थ जहाज है रशिया का, वो खरीद लें, या फिर वो कोई और वेस्टर्न की तरफ कोई और जहाजों के इंसेंटिव, या और 21 जहाजों का तो तकरीबन उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है इनको नेवी, अपनी नेवी के लिए राफेल और ऑर्डर किए हुए हैं ऑलरेडी 26। वो तो नेवी के लिए किए हुए हैं, वो डिफरेंट राफेल हैं, वो एयरफोर्स वाले नहीं है। जी, वो नेवल वर्जन है। वो नेवल वर्जन है। एयरफोर्स के लिए क्या और ऑर्डर कर रहे हैं? वो ऑर्डर अभी नहीं कह सकता, लेकिन रिव्यू तो बड़े अरसे से F-35 को भी कर रहे हैं अमेरिका का, और SU-57 भी कर रहे हैं, और ये चाइना इससे बहुत ज्यादा क्लोज कोलैबोरेशन में इस वक्त रशिया में अपना गैप प्लग करने की। ठीक है। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। बात खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के हवाले से। बात इलेक्शन से आगे निकलकर मुज़ाहमत तक जा पहुंची है। क़यादत इस टाइम डट चुकी है। जो नाराज़ अरकान हैं वो कहते हैं कि हर सूरत हम कागजात नामजदगी अपने वापस नहीं लेंगे, और कारकुनान ने भी वज़ीर आला हाउस का घेराव करने की धमकी दे दी है। एहतजाज किया जा सकता है। अब सूरत हाल क्या होगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। मुज़म्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जबकि हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं महमूद जान बाबर साहब। महमूद साहब आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। महमूद साहब, सिर्फ ये सूरत हाल मुझे बता दीजिए कि अपोजिशन इस टाइम बज़िद है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो मामलात ठीक हो जाएं, बिला मुकाबला इलेक्शन हो जाएं, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर भी इसकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाराज़ अरकान ने बड़ा टफ टाइम दे रखा है, और पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो भी खुलकर सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा?
देखिए, एक बात तो है ना कि गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है। सूरत हाल ऐसी नहीं है, यानी जो लोग तैयारी कर रहे हैं इलेक्शन की, उनको भी नहीं पता कि मैं इलेक्शन मुझे वोटिंग तक पहुंचने का मौका मिलेगा या नहीं, और वोटर को भी ये नहीं पता कि वो वोट डालने के काबिल होगा या नहीं। जो पार्टियां इलेक्शन करवा रही हैं उन्हें भी ये यकीन नहीं है कि आया वो इलेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि कल के जो हल्फ का दिन है जिसके लिए एक खसूसी इजलास बुलाया गया है, उस हवाले से भी आपको मालूम है कि एक बेयकीनी की सूरत हाल है। जो लोग इलेक्शन में, जो लोग हल्फ लेने आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो कल हल्फ ले पाएंगे या नहीं, और पीटीआई ने इस हवाले से अगर कोई और मनसूबबंदी तो नहीं की हुई। तो माहौल सारा का सारा ऐसा भी, यानी ये अगर एक घर है ये माहौल, तो इसके कोई भी कोना ऐसा नहीं जिसके बारे में अभी कह सके कि यहाँ पे सूरत हाल ठीक है, बाकी 3 जगहों पे मसला है, बल्कि पूरे घर में इस वक्त एक कशमकश है और तमाम लोग परेशान हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। हम तो पीटीआई के इन 2 नाराज सेनेट उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं ना, लेकिन बात जो है वो वहां भी है कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाले लोग हैं उनसे हल्फ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कल के इजलास में क्या होगा। और अगर कल का इजलास नहीं होता तो फिर ये असेंबली से फिर ये हल्फ कहाँ जाएगा, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे ये बातचीत हो रही है कि फिर इसके बाद हाई कोर्ट के जरिए हल्फ लिया जाएगा, और इनके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर उम्मीदवार नहीं बैठते तो फिर अपोजिशन और हुकूमत का जो मुआहदा हुआ था वो बिला मुकाबला मुंतखब करवाने का, वो मुआहदा टूटने के इम्कानात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं। जी देखें, अगर मैं ये कहूँ कि तहरीक इंसाफ को अपने अंदर की लड़ाइयाँ सेटल करने के लिए वक्त चाहिए, 4-5 दिन चाहिए ताकि वो सेटल कर लें सारी लड़ाइयाँ, तो वो 4-5 दिन अगर पीटीआई ने लेने हैं तो वो तो हलफ रोक के ही मिल सकते हैं, ताकि फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी कर दे, फिर पेशावर हाई कोर्ट किसी को नामजद करे, फिर वहाँ से हलफ हो, फिर दोबारा इलेक्शन की डेट आए, और फिर इस तरह 5-7 दिन इलेक्शन आगे जा सकता है। इतने 5-7 दिन में पीटीआई अपने अंदर के इख्तलाफात, टिकटों के इख्तलाफात दूर कर सकती है। आपको ये होता नज़र आ रहा है, या आपके ख्याल में कल हलफ हो जाएगा, परसों इलेक्शन हो जाएगा? सरोवर साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पीटीआई इस काबिल नहीं है कि वो उसके इख्तलाफात इतने दिनों में, यानी वो खत्म हो जाए जितने दिनों का आप कह रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे है। देखें, सिर्फ इन लोगों का मसला नहीं है उम्मीदवारों का, उन उम्मीदवारों के हक में उनके जो तहसील के सतह के, जिलाई सतह के और मुख्तलिफ अजला के जो मुख्तलिफ लोग हैं, तो वो सब उठ खड़े हुए हैं, और वो इस हुकूमत, इस अपनी पार्टी के अंदर जो एक स्टेटस को है, जो कि हर बार ऐसे उम्मीदवारों को लेके आ जाती है कि जो जिनको मुंतखब करवाना इनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये पहली बार नहीं हुआ। ये उम्मीदवार क्यों खड़े हैं ये नाराज वाले? ये इसलिए खड़े हुए हैं कि इनको 1 बार बिठाया गया, 2 बार बिठाया गया, 3 बार बिठाया गया। आखिर वो कारकुनों ने कहा कि ये भी तो हमारे वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद हमें संभाला था, तो ये जो जिन लोगों को आप लेके आए हैं ये तो चले गए थे हमें छोड़ के, इन्होंने तो अपने कारोबार संभाले। अगर मैं महमूद जान बाबर से ये पूछूं, पता भी है कि जिस तरह मिर्जा महमूद साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये इरफान और आयशा और खुरम ये तीनों विड्रॉ नहीं करेंगे, तो फिर परसों इलेक्शन होगा, तो फिर उस इलेक्शन में तो फिर वो मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान 6 और 5 का हुआ है, फिर तो इलेक्शन हो जाएगा ना। असल में बात यह है कि ये अब विड्रा नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि परसों रात को 12 बजे तक उसका वक्त था। अब ये इनके नाम फिर भी बैलेट पेपर पे आएंगे, वो छपेंगे। उसकी वजह यह है कि अब ये रिटायर होंगे, अब ये विड्रा नहीं कर सकेंगे। अगर ये अपनी पार्टी को कोई रिलीफ देना भी चाहें तो ये रिलीफ शायद इस वक्त नहीं दे सकते। ये अगर इलेक्शन के दिन ना भी आए तो इलेक्शन होगा, क्योंकि इनका नाम बैलेट पेपर पे लिखा हुआ होगा। तो बात यह है कि ये सिर्फ ये तो नहीं है 5 लोग हैं, इन दोनों की तो सिर्फ बात ही नहीं है, और इनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो इनको मुसलसल फोर्स कर रहे हैं। इनके साथ कितने एमपी हैं? लोगों ने तो वोट नहीं डालना, वोट तो एमपीएस ने डालना है। ये बताएं इनके साथ एमपीए कितने हैं, ये कितने वोट तोड़ सकते हैं मिर्जा अफरीदी के या नूरुल हक कादरी के, या ये कितने वोट ये तोड़ सकते हैं पीटीआई के? मैं ये समझता हूं कि इनमें से एक जो है ना वो तो हर सूरत जीत जाएगा। वो एक कौन उम्मीदवार ऐसा है जिसे एमपीएस हर सूरत वोट देंगे, जो इसका नाम इरफान सलीम है। अच्छा। और वो इसलिए कि उसके पीछे वो ग्रुप भी खड़ा है जो कि आपको मालूम है जो अली अमीन के साथ नहीं था। उसके जुनैद अकबर भी उसका हामी है, शकील खान भी उसका हामी है जो पहले वजीर था। इसके अलावा बाकी के भी उनके
जो हम ख्याल लोग हैं वो भी उनके हामी हैं। और इस शहर में भी ऐसे एमपीएस मौजूद हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, इसने 9 मई के बाद पूरी पार्टी को संभाला था, इसको तो हर सूरत हमने सेनेट भिजवाना है। तो अगर एक भी जीत जाता है, तो अगर एक ऐसे जीतता है, तो फिर अपोजिशन और हुकूमत की जो वो फार्मूले पे जो बात हुई है, वो फार्मूला तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो एक दूसरे के साथ ये डिसाइड किया था। और अगर वो वाली लिस्ट के लोग कामयाब नहीं होते, जो कि हुकूमत कह रही है कि हमें ये तो अडियाला से आई है, जिसमें मिर्जा साहब का नाम है, नूरुल हक कादरी साहब का नाम है, और ये जो बाकी लोग हैं इनके नाम है, मुराद सईद वगैरह के नाम है, तो एक न एक तरफ वाले ने हारना ही। अगर इरफान जीतेगा तो हारेगा कौन? हुकूमत, पीटीआई। नहीं, पीटीआई में से कौन सा कैंडिडेट हार जाएगा अगर इरफान जीतेगा? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि जब ये वोट पीटीआई को नहीं पड़ेंगे तो इन्हीं में से एक हारेगा, और इसका चांस ज्यादा जो है वो तो अभी तो मिर्जा अफरीदी का नाम आ रहा है, लेकिन मिर्जा अफरीदी मेरा ख्याल है कि वो इलेक्शन में ऐसे नहीं जाएगा, वो दूसरे तरीकों से भी अपने आप को कवर करेगा। तो इसका जो नुकसान होगा, तो वो बाकी जनरल के जो 2-3 लोग, मुराद सईद को भी इसका नुकसान नहीं होगा। मेरा फिर ये ख्याल है कि शायद ये नूरुल हक कादरी साहब को इसका नुकसान हो जाए। तो नूरुल हक कादरी साहब को अगर इसका नुकसान होता है, क्योंकि ये सिर्फ जनरल की नशिस्तों में इसका नुकसान होगा। मुराद सईद जो है वो उनका आइडियल है तमाम लोगों का, वो उसको इमरान खान सानी समझते हैं। इसके बाद जो है मिर्जा खान अगर अपने लिए ये सूरत हाल देखता है, तो वो अपने बाकी जराए इस्तेमाल करके ये इलेक्शन हर सूरत जीतना चाहेगा। और आपको मालूम है कि उसके जराए क्या हैं, उन्हीं की वजह से तो इस वक्त वो हदफ तनकीद है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके पास पैसा है और वो पैसा लगा के उसने ये टिकट जीता है। तो अगर ये टिकट जीत के फिर वो सेनेट भी जीत के आता है, तो वो तो अपने आप को कवर करेगा, और वो अगर जिस तरीके से वो कवर करेगा, तो आपको मालूम है कि फिर वो उसके तो कोई तोड़ है नहीं। तो इसका नुकसान इरफान सलीम का फिर पार्टी के उन उम्मीदवारों को होगा जो कि पार्टी के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन वो शायद उनके पास लेकिन सेनेट के इलेक्शन में 1-1, 2-2 वोट बहुत अहम होते हैं एमपीएस के। खुर्रम ज़ीशान कितने वोट हासिल कर लेगा? 2-4 वोट उसकी जेब में भी तो होंगे। खुर्रम ज़ीशान ने अभी तक किसी से खुद अपने लिए बात नहीं की, और उसके लिए सिर्फ कोहाट के लोग खड़े हैं। तो कोहाट का कौन उसे वोट देगा? उसका जो कोहाट से उनका जो वजीर कानून है आफ्ताब आलम एडवोकेट, वो भी इस वक्त अपनी हुकूमत के साथ है, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहा है अडियाला से आने वाली लिस्ट को। तो इसके वोट तो मैं ये समझता हूँ कि इतने ज्यादा नहीं होंगे, इरफान के हो सकते हैं। और खुर्रम ने अपने लिए कोई इतना ज्यादा काम भी नहीं किया कि जिसके लिए उसने कोई राब्ता हो या उसके लिए कोई इतना खड़ा हो जितना लोग इरफान के लिए खड़े हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनमें कम वोट लेंगे, इतने ज्यादा। और रुबीना और आयशा में से किसके वोट ज्यादा है? आयशा कितने वोट तोड़ लेगी रुबीना के? तो अब तो ये हुकूमत तो यकीनी जीतेगी ना, हुकूमत की खातून तो यकीनी जीतेगी। और ये जो आयशा बानो है, तो इसका मुकाबला फिर होगा उसके साथ, रुबीना के साथ। तो आयशा बानो के बारे में इस वक्त जो हुकूमती तरफ है, जो कि अली अमीन को सपोर्ट करते हैं, तो आयशा बानो को वो अच्छी नजर से नहीं देखें, क्योंकि वो उसे बागी समझते हैं, अपने फैसले का बागी समझते हैं। जो पार्लिमानी पार्टी होगी वो कुछ लोगों को अपना समझती है, कुछ अपने फैसलों का बागी समझती है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमने फैसला किया, फिर सियासी कमेटी ने फैसला किया, फिर सब ने फैसले किए और ये नहीं बैठे। तो सब इससे डरते भी हैं, और खसूसन हुकूमत इससे डरती है कि ये हमारे लोग तितर होना जाए, ऐसा ना हो कि फिर मसला बन जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आयशा बानो को इतना आसान होगा, तो फिर रुबीना को फायदा उसका हो सकता है। और दूसरा ये कि ऑपोजिशन पीटीआई के वोट तोड़ लेगी। आपको लगता है जो ऑपोजिशन का इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, ये भी पीटीआई के को 8-10 वोट तोड़ लेंगे? इनकी जेब में पीटीआई के कुछ वोट हैं? देखें, एक बात तो है ना, जो पीटीआई वाले सारे आजाद हो गए हैं, और आजाद का अभी तक कोई तयन ही नहीं है। तो अपोजिशन के पास तो जितने वो अपने वोट हैं, वो तो सारे के सारे वो उनसे ले लेंगे। अपोजिशन को इतना डर नहीं है, क्योंकि उनके लोग जो हैं, तो वो उन्होंने अपने लोग कवर किए हुए हैं। कुछ तो उनको उनसे पार्टी के नाम पे वोट ले रहे हैं, कुछ उनको जो दीगर तरीके से ओब्लाइज करने का अगर कोई और सिलसिले हैं तो वो भी कर रहे हैं साथ में। फिर फेडरल गवर्नमेंट भी है, वो वहां पे भी उनको वो अकोमोडेट किसी तरीके से किया जा सकता है अगर उनकी कोई बातचीत हो। तो उनके पास कमियां हैं, तो वो अपने 3 सीटें तो इस तरह हैं कि फिर वो
निकाल लेंगे, इस तरह उन्हें 4 मिल रही हैं हुकूमत के साथ मिलके, फिर वो 3 तो कम से कम मेरे ख्याल में वो निकाल सकते हैं, इसके अलावा एक खातून और एक टेक्नोक्रेट का। तो लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो सारे के सारे पीटीआई के साथ इंटैक्ट रहें तो फिर होगा, वरना जब पैसा आ जाएगा फिर किसी का पता नहीं, फिर किसी की गारंटी नहीं, फिर मैं ये नहीं कह सकता कि कौन कौन कहाँ रहेगा। पैसा आ नहीं गया, अभी पैसा चलना शुरू नहीं हुआ, अभी आप कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन में पैसा नहीं लगा। पैसा, मेरा जाती ख्याल ये है कि जो पैसे का फैक्टर है वो अब शुरू हो गया होगा। उसकी वजह यह है कि बेयकीनी हो गई है, हर उम्मीदवार अपने हवाले से बेयकीनी का शिकार है, पार्टियां अपने हवाले से, इत्तेहाद अपने हवाले से, तो हर कोई ये चाहेगा कि अपने बंदे को अब कामयाब कराए। तो अब मुस्लिम लीग ये चाहेगी कि अपने उम्मीदवार को कामयाब करे, जमीयत ये चाहेगी कि अपने हर कोई अपने अपने का वो करने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे इत्तेहाद जो है वो अपोजिशन में ज्यादा लग रहा है और पीटीआई में मुझे ये लग रहा है कि वहां पे तोड़ फोड़ हो सकती है। जी, पीटीआई के एमपीए का रेट क्या लग रहा होगा इस वक्त आपके ख्याल में? जब वो टूटेंगे तो कितना इस वक्त केपी में क्या रेट है इस वक्त? सर जी, मुझे तो सीधी बात है, इतने पैसे गिनने भी नहीं आते जितने के शायद वो बात मतलब कर रहे हैं। अरबों की बात सुना क्या है आपने? आप पेशावर में बैठे हैं, हम तो दूर बैठे हैं आपसे, क्या क्या बोली चल रही है, क्या रेट चल रहा है? सर वो लोग तो कह रहे हैं कि कई कई करोड़ है, और अभी तो कल तो एक बंदा बता रहा था कि जो कारोबारी लोग हैं जिनमें दोनों तरफ हैं, और वो ये चाहते हैं कि वो हर सूरत सेनेट पहुंचे, क्योंकि सेनेट पहुंच के उनको उनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि अपना जो कारोबार है उसको सपोर्ट मिल जाती है, हुकूमतों में उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं, हुकूमत को उनकी जरूरत पड़ती है, फिर उनके रेट क्या है इस वक्त? मैं बता रहा हूँ, ये हमारे सेनेटर एक बंदे ने मैंने कहा कि वो कितने पैसे लगा सकते हैं, उसने कहा कि वो 80 करोड़ भी अपनी सीट निकालने के लिए लगा सकते हैं। तो 80 करोड़ फिर उन पे आप तकसीम कर लें कि अगर वो 14-15 वोट उसको चाहिए हैं तो कुछ तो उसकी पार्टी के भी उसके साथ होंगे ना, और वो कम रेट पे उसे मिलेंगे। लेकिन अगर वो बाहर से खरीदेगा तो बाहर से शायद उसे ज्यादा पैसे देने पड़े, क्योंकि बाहर वाला आदमी उसे क्यों वोट देगा? तो बाहर में ज्यादा लगेंगे, अपने वालों में फिर वो कम खर्च होंगे। सर वो इतना तो नहीं पता ना हमें। अच्छा महमूद, अभी मिर्जा अफरीदी साहब की बात करते हैं स्पेसिफिकली, जिनके पास अभी सपोर्ट भी है, इनके पास पैसा भी है, लेकिन उसके बावजूद पार्टी के अंदर से मुखालफत बहुत ज़्यादा है। अब इस चैलेंज से कैसे निपटने के लिए ये मिर्जा अफरीदी की क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रैटेजी है? रात गए राब्ते भी हो रहे हैं, इजलास की भी हम खबरें सुन रहे हैं, और नाराज जो उम्मीदवार हैं उनको मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं, तो आपको लगता है कामयाब हो पाएंगे? मैंने आपको बताया ना कि मिर्जा अफरीदी की जीत अपनी जीत नहीं है, वो अली अमीन की इस वक्त अना और इज्जत का मसला है। क्योंकि वो उसे सपोर्ट करके मैदान में लाए हैं, और अली अमीन के अलावा वो लोग जो कि कहते हैं कि हम अडियाला आसानी से आते जाते हैं, इसके ऊपर अडियाला का भी नाम है, इसके ऊपर अली अमीन का भी नाम है, इसके ऊपर बैरिस्टर सैफ का भी नाम है, और इसके ऊपर एक और चीज का भी नाम है जिसे पैसे कहते हैं। तो ये सब मिलकर मेरा ख्याल है कि आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा, मैं टाइम भी कम है, स्पीकर केपी असेंबली बाबर सवाती कहाँ खड़े हैं? वो तो वही करेंगे जो पार्टी कहेगी, और पार्टी की पोजीशन को देख के ही वो अपना स्टैंड लेंगे, वरना उनको भी मालूम है कि ये अगर उनका कोई वो जाती तौर पे अलग कोई स्टैंड लेते हैं तो मुस्तकबिल में भी उन्होंने चलना होगा। तो मेरा ख्याल है वो पार्टी के साथ ही जाएंगे। ठीक है। उनके और गंडापुर की लड़ाई है ना? नहीं, लड़ाई तो नहीं है सर, ऐसी कोई नहीं है। अली अमीन गंडापुर के साथ कोई नहीं लड़ रहा वाजे तौर पे, सिवाय उस ग्रुप के जो कि आतिफ खान और वो जुनेद अकबर, और उनपे वो है लग रहा है, लेकिन वो भी चंद एमपीएज हैं, इतने ज्यादा नहीं है। बाकी तो किसी के अली अमीन के साथ लड़ाई नहीं लग रही, क्योंकि अली अमीन जो है उसके बारे में ये इम्प्रेशन है कि वो पार्टी में भी सबका लाडला है और बाकी भी मामलात में वो बेहतर है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी दोनों तरफ उनकी अच्छी कनेक्टिविटी है। इन शॉर्ट जी, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका भी। मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।